हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़ी एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, फिर हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या ब्रांचेस होती है, इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, और आईपीआर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों होता है, आईपीआर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इतना रिलेट क्यों करता है। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और लास्ट में हम बात करेंगे इसके एनफोर्समेंट की। तो इन सभी टॉपिक को आज हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, किस में क्या आर्टिकल्स आए हैं, किसने कब दिया है, ये सब हम इसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम समझते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब देखिए जो प्रॉपर्टी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक होती है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल से क्या मतलब है। अगर आप कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो विजिबल हो या फिर टेंजिबल हो, ठीक है। अगर आप इसमें राइट ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं तो इसमें राइट ऑफ ओनरशिप आपको किस में मिलती है, मटेरियल थिंग्स में, जैसे कोई घर हो गया, प्लॉट हो गया, गोल्ड, ये सब क्या मटेरियल थिंग्स है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वहीं पर नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आती है, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। तो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली जस्ट इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अब इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, दो टाइप की होती है। सबसे पहले इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में हम कंसिडर करें तो एक आता है जो लीज, मॉर्टगेज में हम चीज़ें रख देते हैं तब भी हमको उसमें क्या मिलता है, प्रॉफिट होता है, राइट ऑफ ओनरशिप आती है, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आज हम इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, पहले आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से समझने से पहले आपको क्या पढ़ना होता है, प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी होती कि हाँ है, कितने टाइप्स की होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, हमारा इंटेलेक्ट। ये क्या है, इट इज़ द रिजल्ट और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, और उसके इंटेलेक्ट का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। और ये अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई एक आइडिया हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई नो हाउ हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर सेकेंड लेवल में बात करें तो कोई लिटरेरी, आर्टिस्टिक, मैकेनिकल एक्सप्रेशन हो सकता है ना। तो ये क्या हुई, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये बात आती है कि हम बोल रहे हैं कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पर ये डिसाइड कौन करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि वीपो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 14 जुलाई 1967 में वीपो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जब वीपो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तब ये बात रखी गई कि हम यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात तो कर रहे हैं, पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड करता है। तब वीपो ने बताया था कि कोई भी लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क हो गया, परफॉर्मेंसेस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम, ब्रॉडकास्ट, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन इंडिवियर, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, कमर्शियल नेम, डेजिग्नेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, ये आती है एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, है ना। ये तो हम बोल देते हैं आइडिया है, पर एक्चुअली में क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो ये तो हमने जान लिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है ना। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या मतलब है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वही राइट्स होते हैं ना जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस ऐसे राइट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। ये मतलब प्रोटेक्शन इस तरीके से देते हैं कि कोई भी होल्डर है, कोई भी इनोवेटर है, वो उसको यूज़ कर पाए, कोई और इसका यूज़ नहीं कर पाए। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इसके मेनली दो रीज़न होते हैं कि भाई इसके क्यों बनाए गए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सबसे पहले ये क्या देता है, मोरल एंड इकोनॉमिक राइट्स देता है क्रिएटर को कि भाई आपको मोरल और इकोनॉमिक राइट मिले कि आप उसको इकोनॉमिकली यूज़ भी कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि भाई अगर कोई भी
क्रिएटिविटी होती है, तो आप उसको अगर एक बार वो प्रोटेक्ट हो गई, ठीक है, जैसे सपोज़ कि मैंने एक कोई साइंटिफिक वर्क बनाया, कोई साइंटिफिक वो है मेरा, है ना। अब पहले मैं क्या करूँगी, अगर मैंने इसमें मेरे पास IPR नहीं है, मेरे पास इस पर कोई राइट नहीं है, तो मेरे वर्क को कोई भी अपने नाम से बेच सकता है। पर उससे पहले इसलिए मैं क्या करूँगी, उसमें अपनी IPR लगाऊंगी, मैं उसमें कोई भी पेटेंट लूँगी, है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसको क्रिएटिविटी, जो भी मेरी क्रिएटिविटी है उसको एप्लीकेशन देखूंगी और उसको एनकरेज करूंगी कि ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो इस वजह से IPR के लिए मेनली 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी कि भाई क्यों इसको लाया गया। तो ये क्या बढ़ाता है, मोरल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ क्रिएटर। सेकेंड है, क्या होता है, द सेकेंड इज टू प्रमोट एक्ट एज अ डेलिबरेट एक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, क्रिएटिविटी एंड द डिसेमिनेशन and application of its result, and to encourage fair trading which would contribute to economic and social development। यही 2 पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि देखिए, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था 1948 में, उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया था कि सभी को अपने मोरल राइट्स और मटेरियल इंटरेस्ट में उसको प्रोटेक्शन करना इम्पॉर्टेंट है और सभी के अपने राइट्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 ऑफ सेक्शन 8 जो यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने भी बता दिया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अपना ही एक प्रोविज़न होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्रांचेस की कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कितनी ब्रांचेस होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मेनली 2 ब्रांचेस होती है, एक होती है कॉपीराइट और दूसरी होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में फिर अलग अलग चीज़ आती है। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है अपना पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, ट्रेड सीक्रेट आता है ना, ये सारी चीज़ें फिर इसके अंदर आती है। सर्विस मार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये सब किसके अंदर आता है, इंडस्ट्रियल। पर अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ब्रांच के बारे में पूछे तो ये 2 ही आता है, एक कॉपीराइट आएगा और एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका नेचर क्या होता है। तो देखें, सबसे फर्स्ट अगर मैंने आपको बताया था, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो इंटेंजिबल इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो वो क्यों एसेंशियल है, फॉर इकोनॉमिक और कमर्शियल राइट्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, टेरिटोरियल राइट होती है। टेरिटोरियल मतलब अगर मैंने पेटेंट इंडिया में लिया है, ठीक है, तो वो इंडिया तक ही, मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी में। एक्सेप्शन क्या है इसका, यहाँ पे कॉपीराइट, ठीक है, कि अगर एक बार मैंने कॉपीराइट ले लिया तो वो फिर हर जगह के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग बाहर अलग, सेम है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये मोनोपोली राइट होता है। मतलब ऑब्वियसली कि अगर किसी एक भी पर्सन को अगर उसके लिए राइट मिल जाता है तो फिर कोई दूसरा उसे यूज़ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आपने उससे परमिशन नहीं ली हो। अगर वो आपको परमिशन नहीं देंगे तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं ना, अगर आप कोई भी IPR कोई भी चीज़ लेते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करना पड़ता है। जैसे पेटेंट की बात कर ले तो पेटेंट को भी आपको क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम रिन्यू करना पड़ता है। पर यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसका, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट। कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट में ऐसा होता है कि अगर आपने एक बार पेटेंट ले लिया तो ले लिया, उसको आपको बार बार रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आती है ना। अब एक और टाइम होता है कि ये तो हमने देख लिया रिन्यू की, एक होते हैं फिक्स्ड टर्म के लिए, कि कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर फिक्स्ड टर्म्स के लिए ही होते हैं, है ना। अब उसके बाद इसका एक्सेप्शन क्या है, आप बताइए इसका एक्सेप्शन क्या हो सकता है। तो इसके एक्सेप्शन 2 है, एक होता है ट्रेडमार्क और दूसरा होता है आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये फिक्स टर्म के लिए नहीं होते, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको एक बार मिल गए तो मिल गए, बस आपको इसको क्या करना पड़ता है, बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यूअल फीस देके इसको बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने अगर हम बात करें तो IPR के नेचर की हमने 3 मेन चीज़ देखी कि ये फिक्स्ड टर्म के लिए होता है, इसका एक्सेप्शन है ट्रेडमार्क एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन। आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट, जिसको आपको बार बार
रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज़ देखी थी कि ये क्या होता है, टेरिटोरियल राइट होता है। एक्सेप्शन क्या है इसका, कॉपीराइट, कि भाई वो टेरिटोरियल राइट नहीं होता, एक बार मिल गया तो मिल गया। अब उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से काम करती है, एक एसेट की तरह काम करती है कि भाई जो भी होल्डर है वो उसको बेच सकता है, उसके लिए लाइसेंस दे सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, अब वो जो चाहे उसकी तरह उसे यूज़ में ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं आईपीआर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि भाई आईपीआर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से किस तरीके से रिलेट करता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, the first is to promote investments in knowledge creation and business innovation by establishing exclusive rights to use and sell newly developed technologies, goods and services. और second क्या है, the second goal to promote widespread dissemination of new knowledge by encouraging right होल्डर्स टू प्लेस देयर इन्वेंशंस एंड आइडियाज़ ऑन द मार्केट। तो ये भी हमने बात करी आईपीआर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। आईपीआर की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो उसको इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करवाता है, जो भी होल्डर होता है उसको क्या करवाता है, इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड फाइनेंसिंग फॉर इनोवेशन एंड क्रिएशन which in turn lead to economic, cultural and social growth. थर्ड आता है द सिस्टम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑल्सो एनकरेज द प्रोटेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। ऑब्वियसली जब हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसका क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो एट लास्ट में इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इट रिजल्ट्स इनटू गुड्स एंड गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है IPR encourage innovation by protecting intellectual activity and granting their holder, the creator or innovator, the ability to exclude others from certain activity for a defined period of time. देखिए इसका क्या मतलब है कि भाई अगर आपने कोई भी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर लिया है या जो भी उसका होल्डर है, क्रिएटर है, तो कोई और इसको क्या कर सकता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता। मेन चीज़ इसकी यही होती है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए कोई और इसका यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दे ऑल्सो प्रमोट क्रिएटिविटी बाय ensuring ideas which are ultimately disseminated to generate more knowledge and more innovations. और लास्ट में आता है द लीगल प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज़ कमर्शियल एडवांटेज टू द ओनर सिंस द ओनर में preclude others from taking advantage of the protect industrial property in their businesses. Obviously जो भी ओनर है वो उसका कमर्शियली एडवांटेजेस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। देखिए जब वीपो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब हमने ये देखा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है, पर यहाँ एक और चीज़ आती है कि हम पढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये है वो है, बट एक क्वेश्चन ये ना कि अगर किसी ने इसमें इन्फ्रिंजमेंट किया तो, या कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की रेमेडीज़ अवेलेबल है, एक सिविल रेमेडीज़ अवेलेबल है और दूसरी पीनल रेमेडीज़ अवेलेबल है। जो सिविल रेमेडीज़ है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के द्वारा प्रोवाइड की गई है और इंडियन पीनल कोड क्या प्रोवाइड करता है, पीनल रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। अब जैसे इसका अपन एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि अगर किसी ने कॉपीराइट के अगेंस्ट किसी भी टाइप का कोई इन्फ्रिंजमेंट किया तो आपके पास तीन रेमेडीज़, एक सिविल रेमेडीज़ है, क्रिमिनल रेमेडीज़ है और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ भी आती है। बट क्वेश्चन है कि ये किसने बताया था ये सब, तो जब ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन हुआ था तब इन सब चीज़ों की बात रखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको वहाँ पे कॉपीराइट का एग्जांपल दिया था, वैसे मैं आपको यहाँ ट्रेडमार्क का दूँगी कि अगर किसी भी तरीके से ट्रेडमार्क में इन्फ्रिंजमेंट होता है तो क्या होता है, एन इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग फर्दर यूज ऑफ इन्फ्रिंजिंग, मतलब इंजंक्शन हो जाएगा, डैमेज और एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। और थर्ड आता है एन ऑर्डर फॉर डिलीवरी अप ऑफ इन्फ्रिंजिंग लेबल्स एंड मार्क फॉर डिस्ट्रक्शन और इरेजर, कि आपको जो भी आपने किया है उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, आपने जो भी डैमेज किया है आपको वो देना पड़ेगा, है ना, या फिर किसी भी टाइप का इंजंक्शन आप पे लग सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें क्रिमिनल रेमेडीज़ भी अवेलेबल है, आपको पनिश हो किया जा सकता है, आपको इम्प्रिजमेंट या फाइन भी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या देखा, आईपीआर देखा कि आईपीआर को एक नए तरीके से देखा। किस तरीके से, देखिए
कि क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका नेचर कैसा है, इसमें एक्सेप्शन क्या है ना, कि अगर आईपीएल लाया गया है तो कब लाया गया है, कौन लाया गया है, इसके क्या इन्फ्रिंजमेंट, एनफोर्समेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये किस तरीके से रिलेट करता है। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF, सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।